हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता देशमुख है और आज का वीडियो लेक्चर है टॉपिक ओल्ड एज पर। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ ओल्ड एज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड एज, साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड एडजस्टमेंट। वृद्धावस्था क्या होती है, उसके क्या गुण या स्वरूप हैं, क्या मनोवैज्ञानिक चेंजेस आते हैं उनमें और उनमें क्या समायोजन पाया जाता है। तो ओल्ड एज जो है हम उसको कैसे समझेंगे, क्या होता है ओल्ड एज या वृद्धावस्था से हम क्या समझते हैं। तो इट इज़ द क्लोजिंग पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन। यह जीवन चक्र के सबसे अंतिम पड़ाव को हम वृद्धावस्था कहते हैं। इट इज़ a period when people move away from previous more desirable periods और times of usefulness। यह एक ऐसा अवस्था है या एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे लोग अपने चाहने वाले पीरियड्स जो होते हैं, जो स्टेज रहता है जहाँ पे वो चाहते हैं कि वहीं पे रुक जाएं, उससे दूर होते चले जाते हैं और जो उन फेजेस से भी दूर होना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि वो यूज़फुल थे, पर अब वो उस फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, उस अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे वो यूज़फुलनेस उनकी कम हो जाती है। एज 60 टू द एंड ऑफ लाइफ एम्बार्क्स ओल्ड एज। 60 साल की उम्र से जीवन काल के ख़त्म होने तक ओल्ड एज को गिना जाता है। दिस लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन इज़ फ्रीक्वेंटली सब डिवाइडेड इंटू अर्ली ओल्ड एज which extends from age 60 to age 70 and advanced old age which begins at 70 and extend to the end of life। इस आखिरी पड़ाव को, जीवन के आखिरी पड़ाव को दो भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला जो है इसे अर्ली ओल्ड एज कहा गया है, जो 60 से 70 एज तक को माना गया है। फिर एक होता है एडवांस्ड ओल्ड एज, जो 70 से लेकर जीवन के अंत तक इसे माना गया है। ओल्ड एज के में भी कई टाइप के पर्सन्स होते हैं। हर एक अवस्था में इन्हें 3 डिवीज़न दिया गया है। तो जो वृद्धावस्था जो है उसमें 3 प्रकार के वृद्धजन पाए जाते हैं। पहले हैं सेल्फ स्पिरिटेड ओल्ड पर्सन्स। इससे मतलब है कि सच ओल्ड पर्सन्स आर फुल ऑफ एनर्जी एंड क्रिएटिविटी। ऐसे वृद्धजन जो हैं बहुत ही एनर्जी से यानी कि शक्ति से भरपूर रहते हैं और इनमें सृजनता जो है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। सोशल चेंजेस डू नॉट अफेक्ट देम मच। सामाजिक तौर पे जो चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो इनको ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। विथ एडवांसमेंट इन एज दे ग्रो इन विजडम एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे एज इनका बढ़ता चला जाता है, इनका जो है चतुर समझने की शक्ति और वाइज होने का गुण जो है वह बढ़ता चला जाता है। सच ओल्ड पर्सन्स आर नॉट मैनी इन सोसाइटी। ऐसे वृद्धजन ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं समाज में। सच ओल्ड पर्सन कंसिडर देमसेल्व्स सुपीरियर टू अदर्स ऑफ देयर एज। ऐसे वृद्धजन अपने आप को दूसरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली समझते हैं, अपने आप को ज़्यादा प्रभावशील समझते हैं। सो दे डू नॉट मूव मच इन सोसाइटी। इसलिए वह अपने आप को ज़्यादा सामाजिक नहीं रखते हैं। और ये जो इनका सामाजिक समायोजन है, ये कई गुणों में लैक करता है, यानी इसकी कमी इनमें देखी जाती है। हाउएवर दे आर नॉट बर्डन टू देयर फैमिलीज़। हालांकि ये लोग अपने परिवार पे बोझ नहीं होते हैं और टू द सोसाइटी, और ना ही ये अपने समाज पर बोझ होते हैं। वेल एडजस्टेड पर्सन्स। देयर आर some old persons who are able to effect a compromise between their declining power and expectations।
कुछ ऐसे वृद्धजन भी पाए जाते हैं जो वो कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता कर चुके होते हैं अपने घटती हुई शक्तियों के और उम्मीदों पे। तो ऐसे जो वृद्धजन हैं वो हताश नहीं होते, वो निराश नहीं होते, बल्कि वो कंटिन्यू करते हैं अपना इस अवस्था को सावधानी के साथ। जो भी उनकी लिमिटेशंस आ गई है ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में, उस सारी लिमिटेशंस को, कमियों को ओवरकम करते हुए वो सावधानी के साथ इस अवस्था को एंजॉय करते हैं। डिपेंडेंट ओल्ड पर्सन्स, आश्रित वृद्धजन, इस तरीके के ओल्ड पीपल, इस तरीके के ओल्ड जो वृद्धजन हैं वो बहुत सारी शारीरिक और मानसिक कमियां जो है, अक्षमताएं जो है वो डेवलप कर चुके होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ये इनमें एजिंग जो है, बुढ़ापा बहुत तेज़ी से आ गया होता है, तो इनको अपने हर ज़रूरत के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। और इस तरीके का जीवन जो है इन वृद्धजनों के लिए बहुत ज़्यादा खुशहाल वाला नहीं रहता है, खुशहाली वाला नहीं रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड एज, अब हम जानेंगे कि क्या क्या ऐसे गुण हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जो वृद्धावस्था को वृद्धावस्था की है, इससे पता चलता है, हमें इसे बनाता है कि ये जो है वृद्धावस्था है। तो ओल्ड एज इज़ अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन, वृद्धावस्था पतन की एक अवस्था है। लोगों में देखिए, लोगों में हमेशा चेंज आते रहते हैं, परिवर्तनशील है हमारा जीवन चक्र, और ये स्थिर नहीं होते हैं। पूरे जीवन चक्र में परिवर्तन होना ही नियम है। शुरुआती जीवन चक्र के शुरुआती दिनों या भाग में जो परिवर्तन होते हैं उसे इवोल्यूशनल यानी कि क्रमागत उन्नति कहा गया है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चेंज आते रहते हैं जिससे संरचना और कार्यशीलता में परिपक्वता आती है, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मैचुरेशन पाया जाता है। इवोल्यूशनल चेंजेस का मतलब पॉजिटिव चेंजेस से है, जिससे कि हम मोर प्रिसाइसली कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस में मैचुरेशन से है। पर जो लेटर पार्ट ऑफ लाइफ होता है, जीवन के जो अंतिम पड़ाव होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे अंग्रेजी में इन्वोल्यूशनल कहा गया है। इन्वोल्यूशनल यानी होता है घटते क्रम के चेंज होना, नेगेटिव चेंजेस आना, नेगेटिव परिवर्तन आना, जिसे बुढ़ापा या एजिंग कहा गया है। ये नेगेटिव चेंज शारीरिक एवं मानसिक संरचना को प्रभावित करते हैं, यानी कि ये नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस इन आफ्टर मैचुरेशन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता जो कि वृद्धावस्था के प्रभाव में देखी जाती है। हर व्यक्ति को जो वृद्धावस्था है अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। लोगों में बुढ़ापा अलग अलग कारकों से प्रभावित होता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एजिंग को अफेक्ट करते हैं हर इंडिविजुअल को डिफरेंटली, जैसे कि कुछ जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें जैविक कारक कहा जाता है, सामाजिक आर्थिक कारक, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी एजिंग को प्रभावित करता है, शैक्षणिक कारक, एजुकेशनल फैक्टर्स वो भी एजिंग को प्रभावित करता है, लाइफस्टाइल, इंसान कैसे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखा हुआ है, अच्छा क्वालिटी फूड्स ले रहा है, प्रॉपर ड्रेस कर रहा है, अच्छे लोगों के बीच घूम फिर रहा है, जो उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन और पर्पस ऑफ लाइफ दे रहे हैं। तो ऐसे लाइफस्टाइल से एजिंग जो है वो स्लो हो जाता है। और जबकि अगर ऐसा विपरीत होता है, अगर इसके ठीक उलट होता है कि उसकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का है, उसके जेनेटिक
कंपोनेंट्स ऐसे हैं कि वो तेज़ी से एज करे, तो ऐसी स्थिति में लोगों में एजिंग फास्ट हो जाता है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। जेंडर डिफरेंसेस भी देखने को पाया गया है, जैसे लिंग विभिन्नता पाई गई है, जैसे कि मेल और मेल का एज, अगर दो मेल्स हैं और उनका एज सेम है तो उनका जो रेट होगा, जो दर होगी उनकी एज होने की, वृद्धावस्था की, वो लगभग सेम रहेगी। लेकिन यदि मेल और फीमेल एक ही एज के हैं तो उसकी जो दर रहती है एज होने की वो काफ़ी अलग होती है। रिटायरमेंट को लेकर भी अलग अलग मनोवृत्ति होती है। जेंडर डिफरेंस रिटायरमेंट के एटीट्यूड पे भी पाया जाता है, जैसे कि कुछ लोग इसे आशीर्वाद समझते हैं तो कुछ इसे अभिशाप समझते हैं। फिज़िकल एजिंग या शारीरिक जरण पहले, कई लोगों में ऐसा होता है कि फिज़िकल एजिंग पहले होती है फिर मेंटल एजिंग, पर रिवर्स भी ट्रू है, उल्टा भी हो सकता है कि पहले मानसिक एजिंग हो जाए और फिर फिज़िकल एजिंग हो जाए। थर्ड पॉइंट है, ओल्ड एज इज़ जज्ड बाय डिफरेंट क्राइटेरिया। वृद्धावस्था का आकलन अलग अलग मापदंड के अनुसार भी होता है। देखिए, यंग लोग, जो छोटे बच्चे हैं, वो अलग तरीके से वृद्धों को आकलित करेंगे, उनका आकलन अलग तरीके से करेंगे। युवावस्था के बच्चे हैं वो वृद्धावस्था के बूढ़े लोगों का अलग तरीके से आकलन करेंगे। छोटे बच्चे जो होते हैं वे बूढ़ों के प्रति अपनी राय बना लेते हैं कि बूढ़े लोगों के बाल पूरे के पूरे सफ़ेद रहते हैं और उन्हें रोज़ काम पर जाना नहीं पड़ता है, जबकि युवावस्था में यही धारणा होती है कि वृद्धावस्था में लोग एक ख़ास तरीके से दिखते हैं और वो कुछ काम नहीं कर पाते और ना खुद के काम कर पाते हैं ना दूसरों के काम कर पाते हैं और वे बिल्कुल ही यूज़लेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर मैनी स्टीरियोटाइप्स ऑफ ओल्ड पीपल। बहुत सारी रूढ़िवादी बिहेवियर जो है देखा गया है, रूढ़िवादिता जुड़ी हुई है वृद्धजनों के को लेकर। स्टीरियोटाइप्स या रूढ़िवादी व्यवहार के 4 स्रोत माने गए हैं, 4 सोर्सेज हैं इनके इस स्टीरियोटाइप बिहेवियर के। पहला, अकॉर्डिंग टू हरलॉक, इनके अनुसार 4 सोर्स हैं। पहला सोर्स है कि फोल्कलोर एंड फेरी टेल्स, लोक साहित्य। मास मीडिया, नेक्स्ट पॉइंट है मास मीडिया, संचार मीडिया। थर्ड पॉइंट है जोक्स, मजाक। फोर्थ पॉइंट है साइंटिफिक स्टडीज़, वैज्ञानिक अध्ययन। तो ये चारों स्रोत रूढ़िवादी व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो भी किसके प्रति, वृद्धजनों के प्रति, वृद्ध लोगों के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड पाया गया है। वृद्ध लोग और इनको बढ़ाने का काम ये 4 फैक्टर्स जो हैं, स्रोत जो हैं, करते हैं। फोल्कलोर, मास मीडिया, जोक्स, साइंटिफिक स्टडीज़। वृद्ध लोग शारीरिक, मानसिक और सामवेगिक तौर पर कमज़ोर होते हैं, ये भी एक रूढ़िवादिता है जो वृद्धजनों के लिए लोगों में होती है। इसके अलावा वे काम नहीं कर पाते, एक्सीडेंट करते हैं बार बार, चिड़चिड़े और उनके साथ रहना मुश्किल होता है, यानी वो इतने ज़्यादा इरिटेटिंग हैं और उनके साथ वी कांट लिव अप टू देम। उनकी उपयोगिता ख़त्म हो चुकी है, यानी कि वो यूज़लेस हो चुके हैं और उन्हें नई पीढ़ी के लिए और कुछ लोगों में ऐसा भी पाया गया है कि वो चाहते हैं कि उन्हें वृद्धजनों को नई पीढ़ी के लिए जगह बनानी भी चाहिए। इसके अलावा ये भी रूढ़िवादी व्यवहार पाया गया है जो इन चारों स्रोतों के माध्यम से आया है कि वे बेवकूफ़ होते हैं ना कि ज्ञानी। दे आर स्टूपिड्स एंड दे आर नॉट इंटेलिजेंट क्रिएचर्स। बुज़ुर्ग खुद अपने लिए नेगेटिव, कई बार ये भी देखा गया है कि बुज़ुर्ग भी इन स्रोतों के कारण जो है अपनी आत्म आंकलन
ऐसा करते हैं कि वो नेगेटिव हो जाती है। अपनी अवधारणा ऐसा बना लेते हैं कि वह पूरी तरह से नकारात्मक हो जाते हैं, और इनका पूरा कारण कभी कभी सांस्कृतिक भी होता है। चूँकि वो बूढ़े हो चुके हैं तो वो क्या हो गए हैं, ये सब चिड़चिड़े हो गए हैं, एक्सीडेंट प्रोन हो गए हैं, उन बेवकूफ़ हो गए हैं, उनको नया काम जल्दी सीख नहीं पाते हैं, तो वो क्या हो गए हैं, दूसरों के अनुसार के हिसाब से क्या हो गए हैं, वो बेवकूफ़ हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स ओल्ड एज, सामाजिक अभिवृत्ति वृद्ध अवस्था के प्रति। तो सामाजिक अभिवृत्ति ऐसी हो गई है कि नेगेटिव है, यानी कि नकारात्मक है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ भी करी गई हैं जो ये साबित करती हैं कि वृद्ध लोग अपने आप को जितना आकलित करते हैं उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव आकलन समाज के लोग उन्हें करते हैं। जैसे कि एक स्टडी हुई थी जिसका नाम था, ये इंग्लिश में स्टडी हुई थी, ए कंपैरिजन ऑफ सेल्फ इमेजेस एंड पब्लिक इमेजेस ऑफ एल्डरली पीपल। इस स्टडी में ये किया गया था कि वृद्धजनों को अपना आत्म आकलन करना था, और कुछ समाज के सैंपल लिए गए थे। समाज के सैंपल में ये था कि समाज के लोगों को वृद्धजनों का आकलन करना था, और इस एक्सपेरिमेंट के डायमेंशंस थे फ्रेंडली बिहेवियर, वार्म एंड वाइज, ब्राइट एंड अलर्ट, ओपन माइंडेड एंड अडैप्टेबल, फिज़िकली एंड सेक्सुअली एक्टिव। यानी कि वो कितने ज़्यादा मिलनसार हैं, कितने वाइज हैं यानी चतुर हैं, ब्राइट एंड अलर्ट हैं यानी कितना ज़्यादा उनमें अलर्टनेस का गुण है, कितने ज़्यादा वो चीज़ों को पकड़ सकते हैं। ओपन माइंडेड एंड अडैप्टेबल, कितने खुले विचारों के हैं और जल्दी से अडाप्ट हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं और दूसरी चीज़ों को समाहित कर लेते हैं। शारीरिक और सेक्सुअली कितने एक्टिव हैं, वो शारीरिक तौर पे कितने ज़्यादा क्रियाशील हैं। इन डायमेंशंस पे, इन गुणों पे उनका आकलन करना था समाज में लोगों को, और बूढ़े लोगों को भी, वृद्धजनों को भी अपना आकलन करना था। तो ये पाया गया इस एक्सपेरिमेंट से कि वृद्धजन जितना अपने आप को आंकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा नेगेटिवली, नकारात्मक तौर पे समाज के लोग उन्हें आंकते हैं। उन्हें वे कम फ्रेंडली समझते हैं, उन्हें वार्म एंड वाइज नहीं समझा जाता है, उनको अलर्ट नहीं समझा जाता है, उन्हें ओपन माइंडेड नहीं समझा जाता, और उन्हें शारीरिक और सेक्सुअल तौर पे भी क्रियाशील नहीं समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है माइनॉरिटी ग्रुप स्टेटस। अल्पसंख्यक समूह की पद प्रतिष्ठा होती है वृद्धजनों की। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका जो है प्रतिकूल सामाजिक अभिवृत्ति का नतीजा है कि इन्हें अल्पसंख्यक समूह का पद दिया गया है। चूँकि इन्हें सेकेंड क्लास सिटीज़नशिप मिली रहती, ये दूसरे दर्जे के नागरिक माने जाते हैं, ये विक्टिम्स ऑफ क्राइम हो जाते हैं, यानी शिकार हो जाते हैं ये अपराधियों के, एंड आर नॉट स्ट्रॉन्ग टू डिफेंड देमसेल्व्स। इसलिए और इस वजह से भी इनको अल्पसंख्यक माना गया है, क्योंकि ये अपने आप को शक्तिहीन बना लेते हैं, या ये शक्तिहीन हो जाते हैं और अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एजिंग रिक्वायर्स रोल चेंजेस। वृद्धावस्था में भूमिका परिवर्तन की आवश्यकता होती है। मार्क रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रोल्स द एल्डरली पर्सन इज़ एबल टू प्ले। जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ती जाती है, जो रोल्स उन्होंने पहले प्ले किए हैं, जो रोल्स उन्होंने पहले निभाए हैं,
एक पिता का, बेटे का, वो सब रोल्स इनसे छिन जाते हैं, क्योंकि वो लोग ही नहीं रहते कई बार जिनके साथ ये भूमिका इन्होंने निभाई होती है। इसके अलावा इनकी स्पीड, गति, स्ट्रेंथ, ताकत, एफिशिएंसी, कार्यकुशलता, फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस, शारीरिक आकर्षण भी कम हो जाता है। ये अपने आप को यूज़लेस समझने लगते हैं, अपने आप को कोई काम का नहीं है ऐसा समझने लगते हैं। इनके अंदर इन्फीरियॉरिटी, हीन भावना और रिसेंटमेंट की भावना आ जाती है। रिसेंटमेंट को हिंदी में नाराज़गी कहते हैं। वो अपने आप से ही चिढ़े चिढ़े रहते हैं, और यही दो चीज़ें हैं जो इनके पर्सनल और सामाजिक एडजस्टमेंट, समायोजन को, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। इसके साथ साथ ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि इनका जो रोल चेंज होता है वो ऑक्यूपेशन से भी आधारित रहता है, पर चूँकि ये रिटायर हो चुके होते हैं तो इनका जो ऑक्यूपेशनल रोल है वो भी छिन जाता है, और इसी के साथ साथ इनकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो भी चली जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा को सोशल स्टेटस कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर एडजस्टमेंट। खराब समायोजन भी गुण होता है वृद्धावस्था का। इनके अंदर बहुत सारे समायोजन की कमियां देखी गई हैं, जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्मसंप्रत्यय में देखा गया है। लॉस ऑफ स्टेटस इन सोसाइटी, समाज में पद प्रतिष्ठा की कमी देखी गई है। डोमिनेंस बाय यंग, युवा लोगों के कारण इनके प्रभाव में कमी आ जाना, ये भी देखा गया है। इसके पार्शियल हेल्पलेसनेस और पेन, ये बेबस हो चुके होते हैं और हमेशा किसी न किसी दर्द से ग्रसित रहते हैं, जो कि इमोशनल होता है, यानी भावनाओं पर केंद्रित रहता है। इनमें मानसिक समस्याएं देखी गई हैं, इनमें डिप्रेशन देखा गया है, अवसाद देखा गया है, भ्रम देखा गया है, इनको भ्रम होने लगता है, भ्रम की बीमारी भी हो जाती है, और इनमें आत्महत्या के भी लक्षण देखे गए हैं। क्योंकि इनका जो है समायोजन खराब होता है, तो इसके कारण इनके मानसिक समस्याएं जैसे ज़्यादा इमोशनल होना, मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे सुसाइड, अवसाद, पैरानॉइड यानी भ्रम की बीमारी, ये सब इनके अंदर देखी गई है। द डिज़ायर फॉर रिजुविनेशन इन ओल्ड एज, फिर से युवा होने की इच्छा के कारण ये कुछ न कुछ करते रहते हैं। इन वेस्ट यानी पश्चिमी सब देशों में सेक्स हार्मोन थेरेपी, जिसे यंग ड्रग भी कहा जाता है, बहुत प्रचलन में है। इसमें हार्मोन्स जो होते हैं, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन्स को एडमिनिस्टर यानी लगाया जाता है, उसके शॉट्स दिए जाते हैं, जिससे कि वृद्ध लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उनका विगर प्रभावित होता है, उनकी ताकत प्रभावित होती है। ऐसा क्लेम किया जाता है कि सेक्स हार्मोन थेरेपी से वृद्धावस्था का जो प्रोसेस है, जो टाइमिंग है, जो है वो कम हो जाएगा और उनमें बुढ़ापा लेट आएगा। ऐसा जो साइंस आ रहे हैं वो और तेज़ी से नहीं आएंगे, वो बहुत लेट आएंगे। इसलिए इनमें जो है फिर से युवा होने की जो इच्छा है, वो भी ऐसा गुण इनमें देखा गया है। इसके अलावा सेल्फ स्पिरिटेड पर्सन जो होता है, वो तो खुश रहने वाला व्यक्ति है। जो व्यक्ति सेल्फ स्पिरिटेड है
वह किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, वह अपना ख्याल खुद रख सकता है और वह ज़्यादा सामाजिक नहीं होता है, वह वाइस होता है और चतुर और गुणी और क्या होता है, समझदार होता है। जबकि वेल एडजस्टेड पर्सन जो है वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर चुका होता है और बड़े ही सावधानी और एक्सेप्टेंस के साथ अपने इस फेज़ को यानी कि वृद्धावस्था को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है। डिपेंडेंट ओल्ड पर्सन जो होता है वह आश्रित होता है और यह इस अवस्था में यह खुश नहीं रहता, क्योंकि ये पूरी तरह से चाहे फिज़िकली यानी कि शारीरिक तौर पे या मानसिक तौर पे दूसरों के ऊपर अपने हर काम के लिए डिपेंडेंट आश्रित रहता है।